Good morning, everyone. Let's begin with the new chapter today. Income under the head Other Sources. क्लास आपको एक तो बेसिक आइडिया मैंने स्टार्टिंग में दिया था कि हम इनकम बहुत सारे सोर्सेस से कमाते हैं। कैसे? सैलरी से कमाते हैं, बिजनेस करके कमाते हैं, मतलब कहीं से भी कमा सकते हैं, और रेंटल इनकम से कमाते हैं जिसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। और घर आपने कोई बहुत पहले खरीदा था, फिर आपने उसको बेच दिया सालों बाद, तो उससे कैपिटल गेन के फॉर्म में कमा लेते हैं। तो अभी तक हमने ये सारे चैप्टर्स करे जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बट देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो। लाइक पैसा कमाने के अलग सोर्सेज भी हैं, अदर सोर्सेज भी हैं। कौन से अदर सोर्सेज हैं? लाइक अगर आप हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाते हो और फिर हॉर्स रेस में आपने जिस घोड़े पे रेस लगाया था पैसा वो जीत गया, तो वहां से आपने पैसा कमा लिया। आपने अगर कोई केबीसी खेलने गए, कौन बनेगा करोड़पति, वहां से आपने पैसा कमाया। आपने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करी, वहां से पैसा कमाया। आपने लॉटरी खरीदी, लॉटरी से पैसा कमाया। अगर आपको गिफ्ट मिला, आपने गिफ्ट, फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया कैश, वहां से आपने पैसा कमाया। ऐसे ही करके छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास केसेस होते हैं। अगर उन केसेस में से आपने किसी केस से पैसा कमाया तो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो सोर्सेस ना तो आपके सैलरी में इंक्लूड हुए थे, उनको आप सैलरी इनकम नहीं कह सकते, उनको आप बिजनेस इनकम नहीं कह सकते, प्रोफेशन इनकम नहीं कह सकते, उनको आप कैपिटल गेन इनकम नहीं कह सकते, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं कह सकते। जो ये सारे केसेस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो बच्चे कुछ किस कैटेगरी में घुस के आ जाते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे। पहले ना आपको थ्योरी बाद में कराऊंगी, पहले एक आइडिया दूंगी कि क्वेश्चन आता कैसा है एग्जाम में, ताकि आपको ये समझ आए कि हम क्या डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक आपसे डिस्कस कर रही हूँ और फिर थ्योरी समझाऊंगी। देखो बच्चों, क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 8, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2017 में। कुणाल 27 इयर्स का है, इसके बैंक अकाउंट दिखाते हैं फॉलोइंग डिटेल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। कहते हैं कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एज्यूमिंग हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड इज 1,20,000। अब बच्चे क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये सारी चीजें दे रखी हैं, अब आप ये बता दो कि कितनी टोटल इनकम निकल के आएगी कुणाल की जो 27 साल का है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आएगी, और क्या एज्यूम करना है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1,20,000 हुई है उसको। अब आगे क्या क्या दे रखा है बच्चे हमें क्वेश्चन में? देखिए दे रखा है कि गिफ्ट मिला है ब्रदर से, जो ब्रदर यूएसए में है। कुणाल के भाई ने कुणाल को गिफ्ट किया है 3,50,000 रुपए। फिर कह रहा है गिफ्ट दिया है कुणाल को, उसके फ्रेंड ने, कुणाल के फ्रेंड ने दिया है कुणाल के बर्थडे पे 5,000 रुपए। फिर कह रहा है डिविडेंड मिला है कुणाल को फ्रॉम शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज 26,500 रुपए। ऑल्सो कुणाल को गिफ्ट मिला है उसके पापा के फ्रेंड से ऑन हिज एंगेजमेंट 21,000 रुपए। और क्या मिला है कुणाल को अपने वुड बी इन लॉज, जो होने वाले सासू ससुर हैं या उनकी फैमिली है, वहां से पैसे मिले 1,11,000 रुपए। और उसको बैंक में उसने एफडी करा रखी होगी, फिक्स डिपॉजिट करा रखी होगी कुणाल ने, वहां से इंटरेस्ट आया है 50,000 रुपए। और सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया है 15,000 रुपए। ठीक है बच्चे, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को टोटल इनकम निकालनी है और फिर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है कुणाल की। अब बच्चे जो आपने यहाँ पर ये जितनी भी एंट्रियां पढ़ी ना, गिफ्ट भाई ने दिया, गिफ्ट फ्रेंड ने दिया, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला बैंक के एफडी पे, इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक डिपॉजिट पे, ये सारी की सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं जो उसको मिले। तो उसको इनकम हाउस प्रॉपर्टी से तो 1,20,000 हुई, और बाकी सोर्सेज से कितनी हुई वो भी हम अभी कंप्यूट करते हैं। देखो अब बच्चों,
सीधे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है हमारे पास सिर्फ 50 मिनट्स टीचिंग के होते हैं, राइट? तो हम लोग चाहेंगे कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका डिस्कस हो जाए ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गिवन था ना क्वेश्चन में, कितना गिवन था? 1,20,000। हमने एज इट इज फिगर उठाई, यहाँ पे लिख दी कि हाउस प्रॉपर्टी से कुणाल ने 1,20,000 कमाए। फिर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से भी कुणाल ने कमाइयां करी। कहाँ से करी? गिफ्ट मिला उसे उसके भाई से, जो भाई यूएसए में रहता है। तो अब ये कहता है कि जितना भी गिफ्ट मिला, कितने का मिला देखा आपने? 3,50,000 रुपए भेजे हैं उसके भाई ने। तो हम उस पर टैक्स देंगे या नहीं देंगे? मतलब कुणाल टैक्स देगा नहीं देगा जो भाई ने पैसा दिया? आंसर इज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कहते हैं कि जो रिलेटिव गिफ्ट देता है ना, उस पे कोई पैसा नहीं देना होता आपको गवर्नमेंट को, मतलब कोई टैक्स नहीं देना होता। फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिलेटिव्स आपको जो भी गिफ्ट देते हैं उस अमाउंट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता। तो इसका रिलेटिव था इसका भाई, उसने पैसे भेजे थे, तो जो पैसे उसने भेजे उसको हम यहाँ पे, ये हमारा टैक्सेबल कॉलम है कि कितना टैक्स भरना होगा, मतलब टैक्स कितना भरना होगा नहीं कहेंगे, किस अमाउंट पे टैक्स भरना होगा। तो यहाँ पर 3,50,000 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नॉट टैक्सेबल लिख दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे 3,50,000 लिख देते तो 3,50,000 पे टैक्स देना पड़ता। नेक्स्ट बच्चे क्या है, कह रहे हैं गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। कुणाल के दोस्त ने उसको उसके बर्थडे पे 5,000 रुपए दिए। बच्चे दोस्त के लिए हमेशा याद रखना कि रूल है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो पूरे साल में, अगर आपको फ्रेंड्स नहीं मतलब रिलेटिव्स को छोड़ के बाकी सबके लिए रूल है कि पूरे साल में अप टू 50,000 रुपए आपको अगर वो लोग देते हैं, फ्रेंड रिलेटिव्स को छोड़ के बाकी लोग, फ्रेंड्स और बाकी, तो आपको अप टू 50,000 रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट है। बट 50,000 क्रॉस होते ही टैक्सेबल है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, कितना? 5,000। तो हमने यहाँ पर टैक्स इस पे लगेगा ये सोच के अभी यहाँ लिखा है इनर कॉलम में, जिन जिन चीजों पर टैक्स लगेगा गिफ्ट पे वो सारे पहले यहाँ पे लिख के फिर इकट्ठे में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, डिविडेंड वाला बाद में करेंगे पॉइंट, पहले गिफ्ट वाला ही खत्म करते हैं। कहता है आगे गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड ऑन हिज एंगेजमेंट। कुणाल की एंगेजमेंट हुई, कुणाल के जो पापा थे उनके जो दोस्त थे बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने 21,000 रुपए कुणाल को गिफ्ट में दिए। आपको पता ही है शगन वगन में जो बहुत क्लोज लोग होते हैं वो महंगा शगन डाल देते हैं। 21,000 रुपए शगन में दिए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 21,000 पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा टैक्स। तो आप यहाँ पे देखते हो गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड ऑन हिज एंगेजमेंट 21,000 रुपए, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है गिफ्ट्स फ्रॉम हिज वुड बी इन लॉज। जो अभी सास ससुर और साला वगैरह ये सब जो अभी हुए नहीं है बट फ्यूचर में होंगे, उन लोगों ने अगर अभी से उन गिफ्ट दिया है 1,11,000 रुपए का, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आए नहीं है। जो वुड बी इन लॉज है इनको अभी हम रिलेटिव नहीं मानेंगे। हमने कहा था रिलेटिव जो गिफ्ट देता है उस पर टैक्स नहीं देना होता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। बट अभी इन वुड बी इन लॉज है, ये इन लॉज नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 1,11,000 पे टैक्स देना होगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,11,000 टैक्स देना होगा। देखो लिखा भी हुआ है वुड बी इन लॉज आर नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स। तो ये तीन अमाउंट्स जिन पे टैक्स देना होगा इनको आपस में जोड़ देंगे, तो कुल मिला के गिफ्ट्स जो ऐसे हैं जिन पे टैक्स देना वो है 1,37,000 के। गिफ्ट जिस पर नहीं टैक्स देना, 3,50,000 वाला गिफ्ट ऐसा था उस पर टैक्स नहीं देना था, तो नॉट टैक्सेबल लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, एक और बात, अब आप ये देखो ये अमाउंट कितनी आई थी। ये अमाउंट जो दोस्त कुणाल के दोस्त ने उसको बर्थडे पे दी थी, और कुणाल की एंगेजमेंट पे कुणाल के पापा के फ्रेंड ने जो गिफ्ट किया था, और कुणाल के वुड बी इन लॉज ने जो गिफ्ट किया था, ये सब नॉन रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स नहीं थे। इन सब ने मिलाकर जो पे मतलब गिफ्ट किया है वो किया है 1,37,000। 5,000 को 21,000 को और 1,11,000 को जोड़ दोगे तो आएगा 1,37,000। 1,37,000 इन लोगों ने मिलकर गिफ्ट किया है, नॉन रिलेटिव्स ने। तो हमारे पास रूल है, याद रखना बच्चे, पूरे साल में अगर अप टू 50,000 रुपए नॉन रिलेटिव्स गिफ्ट करते हैं तो एग्जाम्प्ट है। बट अगर 50,000 से ज्यादा
वो लोग गिफ्ट करते हैं, तो जितना भी वो गिफ्ट करते हैं सारे का सारा क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। अब कहते हैं डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनीज 26,500। डिविडेंड बच्चे इस केस में फुल्ली टैक्सेबल होगा। देखिए 26,500 का डिविडेंड, सॉरी वेट, हाँ फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, सॉरी डिविडेंड ऑफ 26,500 फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अब इसके पीछे क्या रूल्स हैं और गिफ्ट्स के पीछे क्या रूल्स हैं वो सारे अभी आपको पढ़ाऊंगी कि हमें कैसे पता चलता है कि एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए हमारा पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया, पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 5 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 6 कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, 50,000 रुपए। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट 50,000 रुपए, फुल्ली टैक्सेबल होगा। और साथ में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 15,000 रुपए। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 15,000 रुपए, वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसलिए टैक्सेबल कॉलम में लिख दिया। फिर हमने जो जो टैक्सेबल अमाउंट्स थी इन सबको जोड़ के आपस में टोटल करा, और टोटल हमारी आई ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई जोड़ जाड़ के, 3,22,000। अब बच्चे हम क्यों पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप लोग आज तो चलो ठीक है अभी स्टूडेंट हो, फ्यूचर में आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, या आपके किसी दादा ने अगर एक्स्ट्रा आपको प्रॉपर्टी बना के दे रखी होगी उसको रेंट पे चढ़ाओगे, या आप कभी बेचोगे घर कोई पुराना, उसको कैपिटल गेन मिलेगा आपको, या और भी मतलब आपके गिफ्ट्स वगैरह आपके रिलेटिव्स देंगे। आज तो आपके पापा देखते हैं ये वाली चीज कि कितने अमाउंट पे टैक्स देना है कितने पे नहीं देना, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट फ्यूचर में ये काम आप करोगे कि कितने अमाउंट पे टैक्स देना है कितना नहीं देना, शादी पे आपको पैसा मिला उस पर टैक्स दें या नहीं दें, आपको बर्थडे पे आपके दोस्त ने पैसा दिया है गिफ्ट, उस पर टैक्स दें नहीं दें, डिविडेंड पे किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं वहां से मतलब डिविडेंड आया है उस पर टैक्स दें कि नहीं दें। आप लोग अब बड़े हो गए, आप मतलब बैंक डिपॉजिट्स भी कराओगे, अपने बैंक डिपॉजिट्स कराओगे, वहां पे सेविंग बैंक डिपॉजिट कराओगे तो उससे इंटरेस्ट आएगा आपको, तो इंटरेस्ट जो आएगा उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही नहीं देना, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ये जानना आपके लिए जरूरी है। आप एफडी कराओगे बैंक में तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट आएगा, उस पर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स देना है या नहीं देना, और देना है तो कितना देना है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। उसी बेसिस पे तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके इनकम टैक्स अथॉरिटी को दोगे, राइट बच्चे। तो इसीलिए हम ये सब जान रहे होते हैं कि हमारे को क्या क्या टैक्सेबल है और क्या क्या टैक्सेबल नहीं है। आगे क्वेश्चन में इसने, ओके इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं करा बट फिर ये कहता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ए 10,000 रुपीज। अब बच्चे आपका हो गया मैम ये डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करना। 10,000 रुपए हमने अपनी इनकम जितनी दिखाई थी कि इतना पैसा कमा रहा है टोटल, वो सारे सोर्सेज से मिला के वो था 3,22,000 रुपए, उसमें से उसको 10,000 की डिडक्शन मिल गई। क्यों मिली है, तो ये डिडक्शन अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम अभी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना वो डिडक्शन जब पढ़ेंगे तब आपको ये मैं क्लियर करूंगी कि डिडक्शन हमने क्यों करी है यहाँ पे 10,000 की। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए बस हम डिडक्शन दे रहे हैं यहाँ पे 80 की, यहाँ पे इसको माइनस करना अलाउड है 10,000 को, बच्चा कुछ 3,12,000, 3,22,000 में से जब हम 10,000 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 3,12,000। इस पे हमारे को टैक्स भरना है, और टैक्स भरना है तो हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स की कंप्यूटेशन जो है वो मैं अभी आपको मैंने बताया था कि मैं आपसे अलग से लूंगी, कंप्यूटेशन आपको सिखाऊंगी, तो आप यहाँ तक का निकालना सीख लीजिए। कंप्यूटेशन तो आपको हर क्वेश्चन में करनी होगी टैक्स की, वो मैं भी आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ 2010 में आया था, वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। कहता है मिस्टर ए हैं, उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये सारी हैं, कह रहे ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। अब हमारे को इनकी कैलकुलेट करनी है इनकम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कह रहा है इन्होंने लॉटरी से पैसा कमाया 1,00,000 रुपए का,
ठीक है बच्चे। और इन्होंने क्या करा है, रेस विनिंग से इन्होंने अमाउंट रिसीव करी है 35,000 रुपए। तो टोटल, चलिए ओके। अच्छा, एक चीज और इन्होंने ये भी बोला है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 15,000 रुपए। जो रेस विनिंग थी ना, रेस में पैसा लगाया था, रेस में पैसा लगा के पैसा कमाया 35,000 रुपए। कह रहे टीडीएस जो कटा था उस पे, वो 15,000 रुपए कटा था। 15,000 रुपए टीडीएस क्या होता है बच्चे? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे, गवर्नमेंट टीडीएस, मतलब जैसे आपको ये बात तो पता है, हमारे को हम इनकम कमाते हैं, उस पे हमारे को गवर्नमेंट को भरना होता है टैक्स। अब गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे टैक्स भरवाए, और गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट आपको कहे कि जो एम्प्लॉयर है या जो पैसे दे रहा है किसी को भी, वो टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा कर दे और फिर सामने वाले को दे। सपोजिटली अब यहाँ इस केस में, जब रेस विनिंग का केस था, तो जो आदमी रेसिस के पैसे देता था, उस बंदे की ये ड्यूटी थी कि वो रेसिस का जो पैसा उसको देगा, 50,000 रुपए जो जीता मिस्टर ए ने, वो उसमें से पहले टैक्स माइनस कर देगा, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर देगा और गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देगा टैक्स को, और बचा कुचा दे देगा इस मिस्टर ए को। तो उसने यही किया, गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जमा कराया 15,000 और बचा कुचा 35,000 दे दिया मिस्टर ए को कि ले तू रख ले। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये सब तो आपको पता ही है। आप कहते हो ना सिक्योरिटी मार्केट, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट, वहां पे किस चीज की डीलिंग होती है, शेयर्स की डीलिंग होती है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं इतने टाइम से, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट अगर हमारे को मिला, मिस्टर ए को मिला, तो वो मिला 4,000 रुपए। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। तो कहने का मतलब लॉटरी भी अदर सोर्स है, रेस विनिंग भी अदर सोर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी अदर सोर्स की इनकम है। फिर कहते हैं गिफ्ट्स भी मिले, फ्रेंड्स से मिले 1 लाख रुपए के, एल्डर ब्रदर से मिले 80,000 रुपए के, रिलेटिव से मिले 70,000 रुपए के। फिर कह रहे हैं डिविडेंड भी मिला इंडियन कंपनी से, कितना? 10,000 रुपए। चलिए टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा। कहते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से कितना पैसा कमाया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट कहते हैं, कहने का मतलब क्या है बच्चे कि 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा भाई। अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेस विनिंग से कितने पैसे कमाए थे? 35,000 कमाए थे टैक्स कटवाने के बाद। देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एज्यूम्ड ग्रॉस, कहते हैं ग्रॉस अमाउंट लिखो यहाँ पे, पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। कितनी? जितना तुमने टैक्स कटवाया है, उस टैक्स को कटवाने से पहले कितना तुम्हारे को दिया, मतलब बनता था तुम्हारा, कितना अमाउंट तुम्हारा बनता था रेस विनिंग का। तो जिस बंदे से मैंने रेस में जीता था, उस वो मेरे को 50,000 देने थे उसने, बट 50,000 की जगह उसने 15,000 टीडीएस काट के 35,000 दिए। बट जब मैं टैक्स भरने के लिए टैक्सेबल अमाउंट निकालूंगी, तो मैं 35,000 में 15,000 जोड़ के जो बिना टैक्स कटाया अमाउंट थी ना 50,000, वो लिखूंगी उसमें कि उतनी अमाउंट मेरी टैक्सेबल है, उस पर टैक्स देना है मेरे को गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को। ये रूल होता है बच्चे कि रेस विनिंग में, लॉटरी में हमेशा हम ग्रॉस ग्रॉस जितना मिला था टैक्स को मिला के वो लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4,000। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमें इंटरेस्ट मिलता है बच्चे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट कहते हैं गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ने कितने गिफ्ट दिए थे? 1 लाख रुपए का दिया था। अब बच्चे मैंने आपको बताया था, जो फ्रेंड्स से गिफ्ट मिलता है ना हमारे को, वो पूरे साल में अगर 50,000 के जितना हो या 50,000 से कम हो, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट पूरे साल में अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा हमारा फ्रेंड कोई हमें गिफ्ट कर रहा है, तो जितना भी अमाउंट उसने हमें गिफ्ट किया है वो टोटल पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स हमारे ये टैक्सेबल वाला कॉलम था, ये लास्ट वाला, इसमें हमने लिख दिया 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड। कहता है डिविडेंड आपका एग्जेम्प्ट होगा। अब आप कहोगे, ध्यान से देखना, डिविडेंड ऑफ 26,500 वो क्या था? एग्जेम्प्ट था। यहाँ पे क्या है? डिविडेंड इंडियन कंपनी से 10,000 का मिल रहा है, और वो भी
एग्जेम्प्ट है। तो अब मैम कौन से केसेस में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। फिर कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल कितनी निकल के आ रही है, कहते हैं 1 लाख जमा में 50,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख प्लस एग्जेम्प्ट का 0, टोटल मिला के 2,54,000 रुपीज ऐसे हैं जो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिले हैं। अब आप कहोगे मैम ये एल्डर ब्रदर ने मिस्टर ए के बड़े भाई ने 80,000 रुपीज उनको गिफ्ट करे थे, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट किया आपने? तो मैं कहूंगी ये रिलेटिव है, एल्डर ब्रदर हमेशा रिलेटिव होता है, और रिलेटिव जो भी पैसा देता है उस पर कोई टैक्स भरना नहीं होता, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं वहां पर। फिर ये भी लिखा हुआ है कि रिलेटिव्स ने 70,000 रुपए दिए, एल्डर ब्रदर ने 80,000 दिए, बाकी के रिलेटिव्स ने 70,000 दिए। तो बच्चे जो 70,000 बाकी के रिलेटिव्स ने दिए, वो अमाउंट जो है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, क्योंकि रिलेटिव्स जो भी आपको गिफ्ट करते हैं वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। इसीलिए हम नीचे सिर्फ नोट लिख देंगे, एग्जाम में बिना नोट लिखे नहीं आना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको फिर नीचे लिखना होगा गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर एंड रिलेटिव्स इज नॉट टैक्सेबल। ओके, तो मैंने आपसे एग्जाम में आए हुए 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं इसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करती हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कि किस किस केस में हमारे को क्या क्या करना होता है। पहले तो हम ये जानेंगे हमारे अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। तो बच्चे सबसे पहले आती है डिविडेंड इनकम, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। दूसरी है हमारी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, पत्ते खेलने का गेम होता है ना, घोड़ों पे रेस पे पैसा लगाने का, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, अदर गेम्स, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सारी की सारी किसमें आ जाती हैं बच्चे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती हैं। आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो, वहां से डिविडेंड आता है, वो क्या आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है। और सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज as a contribution to certain funds. If an employer has received contribution towards certain funds, such as provident fund from the employee, and has not deposited such contribution of employee, then it is regarded as income of the employer. It is not chargeable to tax for the employer under the head of profits and gains from business and profession. It would be chargeable to tax for the employer as income from other sources. कह रहा है बच्चे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और बाकी ऐसे ही कुछ और फंड्स होते हैं जिनके अंदर अगर जो मान लीजिए कहीं पर हम जॉब कर रहे हैं, हमारा मालिक को हमने पैसे हमने अपने मालिक के लिए जमा करा दिए, कुछ सर्टेन फंड्स में पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया मालिक के लिए। तो जैसे प्रोविडेंट फंड में हमने कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सर्टेन फंड्स, मालिक के लिए नहीं किया, बस मालिक के चलाए गए कुछ फंड्स में हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और बच्चे हमने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया वो हमारे मालिक ने रिसीव कर लिया, जैसे कि पब्लिक, ये जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा एम्प्लॉय ने डाला अपना, ये अकाउंट चला कौन रहा था? प्रोविडेंट फंड का कौन मेंटेन कर रहा था? एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा था। एम्प्लॉयर ने ये रिसीव करा पैसा, बट एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट नहीं करा इस कंट्रीब्यूशन को, जहां पे उसे कंट्रीब्यूशन को ये डिपॉजिट करना था। तो फिर ऐसे केस में इसको हम मानेंगे ये पैसा कमा लिया हमारे से हमारे मालिक ने, और ये जो पैसा कमाया हम ये नहीं कहेंगे उसने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कमाया, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसने अदर सोर्सेज से ये पैसा कमाया। तो ये जो चीज होती है ये अदर सोर्सेज में आती है। नेक्स्ट होते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? हमारी शेयर्स एक्सेट्रा। तो ये जो शेयर्स वगैरह पे जो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, तो ये उसके लिए क्या कह रहा है? सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए कहता है कि इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड शैल बी टैक्स्ड अंडर हेड ऑफ बीजीबी, बट इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कहता है अगर आपने शेयर वगैरह में पैसा जमा कराया था, सिक्योरिटीज में पैसा लगाया था इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि आपका पैसा मतलब
सेव्ड रहे आगे के लिए, इंटरेस्ट मिले, तो कहता है कि ओनली इंटरेस्ट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। कहता है इंटरेस्ट इनकम डज नॉट एक्रू ऑन डे टू डे बेसिस, सो इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल फॉर फुल पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम हैज बीन रिसीव्ड एज नेट ऑफ टीडीएस, देन सच इंटरेस्ट इनकम हैज टू बी ग्रॉस्ड बिफोर इंक्लूडिंग इन जीटीआई। कह रहा है कि अगर आपको इंटरेस्ट जो मिला है ना सिक्योरिटीज पे, वो टैक्स काटने के बाद मिला है, तो जब आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में लिखोगे, टैक्सेबल कॉलम में, तो टैक्स जितना कटा है आपका उसको भी ऐड कर दोगे, और जो ग्रॉस आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होगा उसको लिखोगे। एनी अमाउंट ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन पेड टू अर्न दिस इनकम। कह रहा है कि ये जो आपने कोई इंटरेस्ट मिलेगी सिक्योरिटीज पे, उसको कमाने के लिए अगर आपने कोई कमीशन पे करी थी या आपने कोई रेम्यूनरेशन पे करी थी, तो उसको आपको शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस फ्रॉम इनकम अंडर सेक्शन 57। उसको हम खर्चा दिखा देंगे कि इस इनकम को कमाने में उतना खर्चा हुआ है। ये कहता है इन केस इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है इन सिक्योरिटीज पे, तो इस ये माना जाएगा कि वो अराइज इंडिया में हुआ है एंड वो टैक्सेबल होगा सबके लिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए। फिर क्या कहता है, ये एक बड़ी अच्छी पॉइंट है, अब आपके ये आपको फ्यूचर में भी काम आने वाली चीजें हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पास होने के लिए काम आएंगी ये सभी चीजें। हम कह रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम ये जो सिक्योरिटीज होती है ना बच्चे, जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, या हमने जहां जहां पे मतलब ऐसी जगहों पे बैंक में हमने एफडी करा दी, या हमने बैंक में मतलब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारे जो इंटरेस्ट आ रहे होते हैं उन पे यही रूल एप्लीकेबल है कि वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फर्स्ट बात इसी के अंडर आएंगे, और दूसरी बात उनमें अगर वो टैक्स कट के मिले थे तो उनमें टैक्स दोबारा जोड़ के ग्रॉस अमाउंट को हम टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। दो ही बात आपको याद रखनी है इसमें, बाकी छोटी छोटी सी बातें बता रखी हैं। क्या कहता है कि ये बात आपको फ्यूचर में काम आएगी कि जो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बट एक लिमिट है कि कितने तक का इंटरेस्ट, 3500 रुपए तक का इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है उस पे, तो उस पे आपको टैक्स नहीं भरना। तो कहते हैं 3500 इन केस ऑफ सिंगल होल्डर अकाउंट, एंड इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर अकाउंट दिस लिमिट विल बी 7000। जॉइंट होल्डर अगर होगा, मतलब कि मान लो आप और आपकी मम्मी, आप और आपका हस्बैंड, कोई जॉइंट होल्डर होगा, तो उसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में, उसने पैसे जमा करा दिए सेविंग के फॉर्म में कि इस पे इंटरेस्ट आता रहेगा मुझे। अब इंटरेस्ट अगर 3500 तक का इंटरेस्ट आपका अगर किसी एक नाम पर वो अकाउंट है, तो 3500 तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसके ऊपर जो भी होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर जॉइंट होल्डर अकाउंट है तो 7000 रुपए तक का एग्जेम्प्ट है। और कह रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं कुछ, उन पर भी कह रहा है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कुछ रिलीफ बॉन्ड्स होते हैं, उन पे भी कह रहा है कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और कह रहा है पीपीएफ अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। नेक्स्ट बोलता है बच्चे इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। तो कहता है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को, फर्नीचर को किराए पे दिया, तो it is not chargeable to tax under head PGBP. It shall be chargeable to tax as income from other sources. फिर से पढ़ेंगे income from letting of machinery, plant और furniture along with building. आपने बिल्डिंग दी और बिल्डिंग के साथ साथ आपने मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर किराए पे दिया, तो इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड पीजीबीपी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर नहीं हम इसको देखेंगे, जो हमारे को इंटरेस्ट आएगा हम इट शैल बी इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, जो रेंटल इनकम टाइप, जो आपकी रेंटल भी नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, आप बस ये समझ लीजिए आपने लेट किया मतलब किराए पे दिया, मशीन को दिया, प्लांट को दिया, फर्नीचर को दिया बिल्डिंग के साथ, तो वो कह रहा है कि जो आपने दिया उसको हम हमारे को जो उससे इनकम आएगी वो पीजीबीपी की इनकम नहीं होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी। सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। बच्चे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कंसेप्ट अभी मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मतलब ये आप खुद पढ़ लेना।
ये आप खुद पढ़ लेना। जितना भी ये मतलब मैं डेप्थ में जिन जिन चीजों में नहीं जा रही उनका रीजन ये है, देखो जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डिविडेंड, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी की चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बट बाकी के पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी आपने 2 क्वेश्चंस देखे तो उनमें हमारे जो पॉइंट्स आए मैं अभी वो इंपॉर्टेंट मान के वो डिस्कस कर रही हूँ, बाकी के पॉइंट्स आप खुद पढ़ोगे, छोड़ के कुछ नहीं जाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई ऐसा है कि आपने सब लेटिंग करी है हाउस प्रॉपर्टी की, मतलब कि आपने पहले किराए पे कोई घर लिया और फिर आपने फर्दर उसे किराए पे चढ़ा दिया। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये महीने किराए पर एक रूम लिया, उस रूम को मैंने फर्दर किराए पे चढ़ा दिया 15,000 रुपए के किराए पे, तो मुझे 5,000 हर मंथ का फायदा हो गया, बैठे बैठाए की मेरी इनकम हो गई। तो इसको हम कहते हैं सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो होती है डायरेक्टली आपने, आपका मकान था, आपने उसको किराए पे चढ़ाया, बट आपने पहले किराए पे लिया फिर किराए पे चढ़ाया, उसको कहते हैं सब लेटिंग। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी बच्चे, उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। जैसे कि हम किराए पे चलाते थे अपनी हाउस प्रॉपर्टी को, उससे जो भी किराया आता था वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती थी, राइट, मैंने आपको पढ़ाया भी था। बट अगर आपने सब लेटिंग करी है हाउस प्रॉपर्टी की, पहले खुद तो किराए पे लिया है और फिर उसको फर्दर किराए पे चढ़ाया है पैसे बढ़ा के, तो इसलिए जो पैसे आपके निकल के आएंगे इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एसएससी on compensation or enhanced compensation shall be deemed to be his income for the year in which it is received, irrespective of the method of accounting followed by the SSC, and such interest income shall be chargeable to tax as income from other sources. कहता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में जो भी कॉम्पनसेशन मिलता है या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिलता है, मैंने आपको कंपल्सरी एक्विजिशन क्लास, आई डोंट नो आपसे मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, आपसे मैंने डिस्कस किया है। कंपल्सरी एक्विजिशन का जो केस होता है बच्चे, उसके अंदर होता है ना कि मान लीजिए मेट्रो बनने वाली है और आपकी वहां पे दुकान है जहाँ पे मेट्रो बनने वाली है, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा दुकान जब्त कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं कंपल्सरीली, तुम्हारे को इसके बदले पैसे दे रहे हैं जो आज रेट बनता है तुम्हारी प्रॉपर्टी का, तो उसके बदले जो तुम्हें कॉम्पनसेशन मिलती है गवर्नमेंट से, उस पे अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो कहता है कि उस कॉम्पनसेशन पे जो आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और फिर कहता है कि अब बताओ कि जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या पूरे के पूरे पे टैक्स देंगे, तो कहते हैं नहीं, जितना इंटरेस्ट निकल के आएगा उसका 50% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा और बैलेंस पे हम टैक्स भरेंगे। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट। मोटर एक्सीडेंट हो गया आपका, कार से एक्सीडेंट हो गया, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से आपने जो, देखिए आपके जब एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम भरते हो ना कि मेरे को क्लेम चाहिए, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आपको कॉम्पनसेशन दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ये लो कॉम्पनसेशन अमाउंट, वहां जो कॉम्पनसेशन था उस अमाउंट पर इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव बाय एसएससी ऑन कॉम्पनसेशन फ्रॉम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी हिज इनकम for the year in which it is received, irrespective of method of accounting. Income shall be charged to tax, income from other sources के अंदर। Further, deduction of 50% of such interest shall be allowed in only, कह रहे जितना compensation आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलेगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहेंगे, और उसमें से 50% जो होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, बचा हुआ 50% टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट कहता है आपका शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। कहता है इफ अ कंपनी इज क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड हैज रिसीव्ड फ्रॉम एनी रेजिडेंट पर्सन कंसिडरेशन फॉर द इश्यू ऑफ शेयर,
कहते हैं शेयर प्रीमियम जो भी आपको फेयर मार्केट, पहले आप देखोगे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है और उससे ज्यादा में आपको जितना भी शेयर प्रीमियम मिल गया है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। उसी के लिए समझाता है इफ अगर कोई कंपनी है जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसको रेजिडेंट पर्सन से कंसिडरेशन मिली है फॉर इशू ऑफ शेयर्स और इफ कंसिडरेशन रिसीव फॉर द इशू ऑफ शेयर एक्सीड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कहता है शेयर मार्केट में जितने के थे, मार्केट वैल्यू उनकी थी, उससे ज्यादा अगर आपको पैसे मिल गए शेयर के लिए तो कहता है ऐसे केस में जितनी एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव हुई है इन शेयर्स की मतलब कहने का मतलब मान लो मार्केट में शेयर था 100 रुपए का और आपको मिला उस शेयर के 120 रुपए, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो थी मार्केट में रेट था, मतलब मार्केट में जो फेयर मार्केट वैल्यू थी कितने में लगा हुआ था वो नहीं कह रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू जो शेयर की थी, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लें, जो कि फिगर हमेशा चेंज ही होती रहेंगी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लें 100 रुपए का था और आपको 120 रुपए मिल गए उस शेयर के, आप बेच रहे हो उस शेयर को 100 रुपए के शेयर पे, आप जो मार्केट में उसकी वक़्त जो है फेयर मार्केट वैल्यू वो 100 रुपए की शेयर है, बट आपको खरीदार ने कह दिया हम तेरे को 120 रुपए दे रहे हैं तो हमें शेयर दे दे, मैंने दे दिए शेयर। तो ऐसे केस में जो 20 रुपए है वो मेरे को शेयर प्रीमियम हो गया, तो कहता है जो ये शेयर प्रीमियम आपने कमाया इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। ये सारा कुछ आप खुद पढ़ लेना बच्चे। एज आई एम सेइंग मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स बच रहे हैं और अभी तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ जहां तक हमें पहुंचना है और टाइम हमारे पास अब बहुत थोड़ा सा बच गया, 10-15 मिनट में हमारी क्लास का थियोरेटिकल पार्ट खत्म करा के मुझे आपके डाउट्स लेने शुरू करने होंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांस अमाउंट फॉरफीटेड। तो कहता है इफ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इफ such amount is forfeited and the negotiations do not result in transfer of such capital asset, then such advance money forfeited shall be taxable as income from other sources। कह रहा है कि मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट है, कोई सा भी कैपिटल एसेट जैसे मशीनरी कोई भी या आपका कोई घर, मतलब कोई बिल्डिंग, कहते हैं कोई कैपिटल एसेट है जिसकी लेन देन की, जिसकी बेचने की बात उठ रही है, चल रही है, बातचीत चल रही है, डीलिंग चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। कहते हैं इसमें आपने एडवांस दिया था उसके लिए, मान लीजिए मुझे लेनी थी मशीनरी अपनी बिल्डिंग अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए, मैंने उसका एडवांस दे दिया 10 लाख रुपए, मशीन थी 50 लाख की, मैंने एडवांस दे दिया 10 लाख रुपए। कल को मैं मतलब फाइनली ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे अब ये मशीनरी नहीं चाहिए, कुछ नेगोशिएशंस हमारी किस इस तरीके की बात हो जाती है डीलिंग में कि मेरे को डिसाइड करना पड़ता है मुझे ये मशीनरी नहीं चाहिए। ऐसे केस में मैंने जो एडवांस पैसा दिया था 10 लाख रुपए वो मेरा डूब जाएगा, वो लोग उसको जब्त कर लेंगे, जो वो पैसा जब्त कर लेंगे सामने वाली पार्टी, वो अपने जब टैक्स भरने बैठेंगे तो वो उस 10 लाख पे टैक्स भरेंगे और उसको कहेंगे कि वो 10 लाख कौन सी कैटेगरी में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आता है उनके लिए। फिर 12वां पॉइंट है टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पनसेशन इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट। बच्चे ये वाला पॉइंट आप खुद पढ़ लेना। अब मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आने दो, मेरे को आपके साथ गिफ्ट और डिविडेंड डिस्कस करना है क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं लास्ट के। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्संस, ये गिफ्ट वाला पॉइंट अभी आपसे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, ये पीछे की स्लाइड में आपके है और ये बाकी कह रहा है कि ये सारी जो इनकम्स हैं बच्ची कुची ये सारी अदर सोर्सेज में आती हैं, लाइक डायरेक्टर की फी, एग्रीकल्चर इनकम उस लैंड से जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, रेंट ऑफ ओपन प्लॉट ऑफ लैंड, वो भी आपका क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एनी अदर कैजुअल इनकम, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, ग्राउंड रेंट, ये वो चीज रॉयल्टी से जो आप पैसा कमाते हो, एग्जामिनेशन फीस जो एक रिसीव करता है टीचर फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, ये सब आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिविडेंड। डिविडेंड का केस अगर आपका गिवन होगा तो आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे। कहता है डिविडेंड 3 तरीके के होते हैं। डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है डोमेस्टिक कंपनी, मतलब आपकी इंडिया की एक डोमेस्टिक कंपनी ने डिक्लेयर किया,
या डिविडेंड और एनी अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक हमारा मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ऐसे ये हमारा एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो डिविडेंड्स देती है या कोई इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके डिविडेंड पे हम टैक्स कितना भरेंगे कितना नहीं। और डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी। बच्चे कंपनी तो दो ही हो सकते हैं, या तो डोमेस्टिक कंपनी की हमारी इंडिया की कंपनी हो या फॉरेन की कंपनी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, यूएसए की कंपनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। या हमारे को डिविडेंड मिल सकते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये क्या कहता है एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड, कोई भी अमाउंट जो डिक्लेयर हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है या पे हुई है बाय अ डोमेस्टिक कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 115-O whether in interim or otherwise, whether out of current or accumulated profits, shall not be included in computing the total income of a previous year of any person. Hence dividends shall be exempt in the hands of shareholders. दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को। कह रहा है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो ऐसे केस में जो वो डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड पे शेयर होल्डर्स को टैक्स नहीं भरना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। कहता है हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स chargeable to tax in accordance with section with the provisions of section this 115 DA shall not be exempt under section this even if tax has been paid on the dividends by the domestic company under this। क्या कह रहा है however एक असेसमेंट ईयर आया था 17-18, वहां से अगर कोई भी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स इज चार्जेबल टू टैक्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई इनकम इस सेक्शन के अंडर टैक्सेबल आती है डिविडेंड इनकम तो कह रहा है देन इट वोंट बी एग्जेम्प्ट अंडर दिस। नेक्स्ट कहता है डीम्ड डिविडेंड। कहता है डीम्ड डिविडेंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई शैल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एट द रेट 30% एंड हेंस exempt in the hands of shareholders under the section 10 subsection 34। कह रहा है कि एक ना डिविडेंड्स का सेक्शन होता है 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई, उसके अंडर अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता है डिविडेंड पे 30%, बट जिसको मिल रहा है ना शेयर होल्डर उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। फिर कहता है सिंस डिविडेंड्स अदर देन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 DA received from domestic company shall be exempt, no deduction of any expense shall be allowed from such dividends। कह रहा है कि since dividends जो कि other than chargeable to tax under this, कहता है कि उन dividends को तो छोड़ दो जो इस सेक्शन में chargeable to tax थे, बाकी के जो डिविडेंड्स रिसीव होते हैं एक डोमेस्टिक कंपनी तुम्हें देती है, कहता है उन पर कोई हम टैक्स नहीं भरते, वो एग्जेम्प्ट होते हैं और उनमें से हम कुछ डिडक्शन भी नहीं माइनस करते किसी भी टाइप के एक्सपेंस की, उस डिविडेंड इनकम में से हम कुछ माइनस भी नहीं करेंगे और उस पर टैक्स भी नहीं भरेंगे। फिर कहता है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कहता है वो टैक्सेबल होगा, कौन से हेड के अंडर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। कह रहा है कि अगर तो डोमेस्टिक कंपनी ने आपको डिविडेंड्स दिए हैं तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, बट अगर फॉरेन कंपनी ने दिए हैं तो वो टैक्सेबल होगा, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी, बट वो किस में होगी, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और कुछ केसेस में हमारे डोमेस्टिक कंपनी हमारे को डिविडेंड दे रही है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, कौन सा केस होगा, ये वाला सेक्शन होगा। फिर आगे कहते हैं सिंस डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट the domestic company shall be liable to pay additional income tax of the amount declared, distributed or paid by the company। दोबारा बोल रही हूँ, since dividend is exempt in the hands of recipient, जिसको डिविडेंड मिल रहा है शेयर होल्डर उसके हैंड्स में डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, उसको टैक्स नहीं भरना। टैक्स किसको भरना है, जो उसको डिविडेंड दे रहा है उसको उस पर टैक्स काट के देना है। तो डोमेस्टिक कंपनी कह रहा है shall be liable to pay additional income tax on the amount declared, distributed or paid by such company by way of dividends whether interim or otherwise, whether out of current or accumulated period। कह रहा है जो डोमेस्टिक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही थी वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स काट कर दे, और आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा जो पैसा आपको डिविडेंड का मिलेगा
और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उस कंपनी को ही उस पैसे पे टैक्स भरना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स। अब कह रहे हैं एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम यूनिट्स। कहता है कि अगर आपको इनकम मिली है कहाँ से, यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, उनके यूनिट्स जैसे होते हैं, वैसे ही हमारी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होती है, वैसे कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं। वहां से कह रहा है कि किसी यूनिट से अगर आपको कोई इनकम मिली है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी, फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 23D, यहाँ से कहीं से भी आपको इनकम आई है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। आगे कहते हैं म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी लायबल टू पे इनकम टैक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कहते हैं ऑल्दो इनकम फ्रॉम यूनिट्स इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, बट म्यूचुअल फंड कंपनी और स्पेसिफाइड कंपनी शैल बी लायबल टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट। कह रहा है फिर जैसे हमने अभी बात करी थी, ये कह रहा है कि जो भी आपको यहाँ से म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड से, स्पेसिफाइड कंपनी से, यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड के लिए कह रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। बट कह रहा है ऑल्दो इनकम फ्रॉम यूनिट्स इज एग्जेम्प्ट, कहते हैं किसके लिए एग्जेम्प्ट होगा, जिसको मिलेगा उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के लिए। बट कहता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या जो स्पेसिफाइड कंपनी है वो लायबल होगी टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ, ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डोमेस्टिक कंपनीज जो हमारे को देती है ना डिविडेंड, वो हमारा क्या होता है, टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। बट कुछ केसेस हैं जहां पर हमारे को टैक्स, कुछ एक ही सेक्शन है जिसमें हमारे को टैक्स भरना पड़ जाता है, डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया तब भी। कौन सा होता है वो सेक्शन, 115BBDA। क्या कहता है ये कह रहे टैक्स लगेगा सर्टेन डिविडेंड्स में जो रिसीव हुए डोमेस्टिक कंपनी से। क्या कहते हैं, डिविडेंड जो एग्रीगेट में एक्सीड करता होगा 10 लाख रुपए, रिसीव बाय सर्टेन पर्संस टू बी टैक्स एट स्पेशल रेट ऑफ 10%। कह रहा है कि जो डिविडेंड 10 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा, डोमेस्टिक कंपनी ने दिया है बट 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड आपको दे दिया है, तो वो एक स्पेशल रेट पे टैक्स होगा 10% पे। कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट where the total income of specified SSC resident in India includes any income in aggregate exceeding 10 lakh by way of dividend declared, distributed or paid by this, the income tax shall be aggregate of amount of income tax calculated on the income by way of such dividends in aggregate exceeding 10 lakh at the rate 10%, and the amount of income tax with which SSC would have been chargeable had the total income of the SSC been reduced by the amount of income। तो बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि notwithstanding anything contained in this act where, जहां जहां पर total income of specified SSCs resident in India includes, जहां जहां इनकम ऐसे लोगों की स्पेसिफाइड एसएससी कॉमा रेजिडेंट इन इंडिया की इंक्लूड करेगी, क्या इंक्लूड करेगी, एनी इनकम इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 10 लाख बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी। इन शॉर्ट, इतनी सारी लाइनों का शॉर्ट में मतलब जहां जहां डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 10 लाख रुपए से ज्यादा का, तो कहता है वहां वहां पर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, calculated on the income by way of such dividends in aggregate exceeding 10 lakh at the rate 10%। 10 लाख से ऊपर जितना भी हमारे को उस डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया उस पर 10% टैक्स लगाएंगे, सिंपली इतनी बात कह रहे हैं। और जितना वो टैक्स दे देगा इनकम टैक्स, उसको हम माइनस कर देंगे जितनी उसकी डिविडेंड इनकम हुई थी उसमें से। डिविडेंड इनकम अदर सोर्सेज में इनकम हुई है, उस इनकम में से हम जितना उसने टैक्स भर दिया उसको माइनस कर देंगे, हम कहेंगे बच्ची कुछ उसको इनकम हुई है। डिविडेंड्स के केस में बता रही हूँ। नेक्स्ट आपको ये कहता है नो डिडक्शन, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रही हूँ, नो डिडक्शन शैल टू बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड टैक्सेबल एट स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 115BBDA। कहता है नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और allowance or set of loss shall be allowed to the SSC under any provision of this act
in computing the income by way of dividends referred to in section this. कहता है कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे फ्रॉम डिविडेंड टैक्सेबल एट स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 115 BBDA। कह रहा है कह रहा है ना कि डोमेस्टिक कंपनी आपको जो भी डिविडेंड देती है उस पर आपको टैक्स नहीं भरना होता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। बट सिर्फ एक यही सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर इसके अंदर जो भी केसेस फॉल करेंगे उसमें डोमेस्टिक कंपनी जब इस सेक्शन के अंदर फॉलिंग केस के अंदर देगी आपको डिविडेंड, तो उसके अंदर टैक्स चार्ज होगा। तो कहते हैं कोई भी डिडक्शन माइनस करना अलाउ नहीं करेंगे ऐसे में से हम। ठीक है, यहाँ पर हम जो हमारी इनकम आएगी उसमें से हम डिविडेंड इनकम में से कुछ भी डिडक्शन माइनस करना नहीं अलाउ करेंगे जब ये वाला सेक्शन लग रहा होगा, सिर्फ ये बात कह रहा है। और कह रहा है कि मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एसएससी क्या है, तो कहता है स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब होता है पर्सन्स अदर देन। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब है कि इन तीनों को इंक्लूड नहीं करना, बाकी के लोग स्पेसिफाइड एसएससी हैं। किस किस को इंक्लूड नहीं करना? डोमेस्टिक कंपनी को इंक्लूड नहीं करना, फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सब क्लॉज 4 ऑफ सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज 6 और सब क्लॉज 6(1)(a) ऑफ क्लॉज 23(c) ऑफ सेक्शन 10। कह रहा है फंड, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है हमारे स्पेसिफाइड एसएससी में नहीं आएंगे। डोमेस्टिक कंपनी हमारी स्पेसिफाइड एसएससी में नहीं आएगी। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AA हमारा स्पेसिफाइड एसएससी में नहीं आएगा। इन सबको छोड़ के जो बाकी के, इन तीनों पॉइंट को छोड़ के जो बाकी के हैं वो सारे के सारे स्पेसिफाइड एसएससी में आएंगे। कहता है इन अदर वर्ड्स all assessees other than a domestic company or a charitable trust approved under section 10 subsection 23C or registered under section 12A or section 12AA shall be liable to pay tax at the rate 10% on dividend income received by them in excess of 10 लाख। क्या कहता है? कहता है डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो, डोमेस्टिक कंपनी जो है उसे कोई टैक्स नहीं भरना, सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसमें उसको टैक्स भरना होता है। कहता है और चैरिटेबल ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C उसको भी छोड़ दो। कह रहा है कि इन दोनों केसेस में हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी के केस में और चैरिटेबल ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C इसके केस में भी हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं। या फिर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A या 12AA अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C है, या फिर वो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 12A या सेक्शन 12AA, मतलब सिर्फ दो ही को एग्जेम्पशन मिल रही है, डोमेस्टिक कंपनी को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट? या तो वो अप्रूव हो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर या रजिस्टर्ड हो इन दोनों सेक्शंस में से एक से, और डोमेस्टिक कंपनी को मिल रही है। बट डोमेस्टिक कंपनी को भी डिविडेंड पे हमारे को टैक्स नहीं देना डोमेस्टिक कंपनी के केस में, बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो मैंने सेक्शन आपको अभी बताया है। एंड कहते हैं इन दोनों को छोड़ दिया जाए, डोमेस्टिक कंपनी को और चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड वाले को छोड़ दिया जाए, तो चैरिटेबल ट्रस्ट और डोमेस्टिक कंपनी इन दोनों पे तो हमारे को डिविडेंड इनकम जो होगी उससे हमें टैक्स नहीं देना। रिपीट कर रही हूँ, डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड इनकम होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट से जो डिविडेंड इनकम होगी, उस पर टैक्स नहीं भरेंगे, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। बट इन दोनों को छोड़ के बाकी कहीं से भी अगर डिविडेंड इनकम आ रही है उस पर हमें टैक्स लगाना होगा कितना? 10%। कब? जब जो डिविडेंड इनकम होगी वो पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी, सिर्फ तभी हम टैक्स लगाएंगे। और टैक्स रेट कितना लगाएंगे? 10% लगाएंगे डिविडेंड इनकम पे। कहते हैं इन दिस सेक्शन डिविडेंड्स शैल हैव द मीनिंग एज it given in dividend in section 2 subsection 22। अब बच्चे गिफ्ट का पॉइंट आता है आपका। कहता है income of any person to include not only gift of money from any person but also gift of property whether movable or immovable or property acquired for inadequate consideration। कहता है गिफ्ट दो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो कैश दे दिया किसी ने आपको गिफ्ट के फॉर्म में, या आपको प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, जो हिला सकें प्रॉपर्टी और जो ना हिला सकें। और कहता है कि या अगर कोई प्रॉपर्टी दी, पैसे तो चार्ज करे आपसे बट इनएडुकेट चार्ज करे। मान लो प्रॉपर्टी थी आपकी 90 लाख की बट उसने आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए चार्ज करे,
तो इसका मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, कम पैसे में। कंसिडरेशन मतलब आप पढ़ के आए हुए हो कंसिडरेशन किसे कहते हैं। तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में उसने वो दिया, तो ऐसे सब केसेस में हम उसको गिफ्ट मान लेते हैं। तो कहता है वेयर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्संस ऑन और आफ्टर 1 April 2017 द फॉलोइंग इनकम इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पर्टिकुलर्स क्या है इनकम के? एनी सम ऑफ मनी without consideration the aggregate value of which exceeds 50,000। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। कोई पर्सन ने मेरे को गिफ्ट कर दिए 50,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट, और उसके पलटे में मुझसे कुछ नहीं लिया। फिर बता रही हूँ, मेरे को अगर किसी ने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कुछ भी, मतलब 50,000 से ज्यादा का कोई भी अमाउंट गिफ्ट कर दिया और उसके बदले में मेरे से कुछ भी नहीं लिया, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सी अमाउंट टैक्सेबल होगी? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000। मतलब अप टू 50,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बट 50,000 से ज्यादा पूरे साल में उन्होंने मतलब मेरे को गिफ्ट किया है, तो 50,000 से ज्यादा मान लीजिए 90,000 गिफ्ट किया है, तो पूरे का पूरा 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कहते हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हिल नहीं सकती प्रॉपर्टी, जैसे घर वगैरह, तो कहते हैं ऐसे केस में विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि मेरे को प्रॉपर्टी तो दे दी, उसके बदले मेरे से पैसे भी नहीं लिए, तो कहते हैं ऐसे केस में द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000। स्टैम्प ड्यूटी होती है एक चीज बच्चे कि कितने में गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी लगा के रजिस्ट्री करी, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है कहते हैं जिसकी एक्सीड करती होगी 50,000 रुपए से, मतलब ऑन पेपर उस घर की, मान लीजिए जैसे स्टैम्प ड्यूटी मान लीजिए वैल्यू है जितनी की, ऑन पेपर कितनी वैल्यू है उस घर की, वो अगर 50,000 से ज्यादा की होगी, कहने का मतलब वही है बच्चे कि पूरे साल में 50,000 तक का एग्जेम्प्ट है, 50,000 से ऊपर का चार्जेबल टू टैक्स है, चाहे फिर वो कैश हो चाहे प्रॉपर्टी हो। कहते हैं अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी, जिसे हम स्टैम्प ड्यूटी कहेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50,000 रुपए तक है पूरे साल में, तब तो कोई बात नहीं, कोई टैक्स मत दो। बट अगर 50,000 से ज्यादा है और उसने, सामने वाले बंदे ने जिसने आपको गिफ्ट किया है, उसने आपसे बदले में कुछ नहीं लिया, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो कहता है कि फिर टैक्स चार्ज होगा। अमाउंट टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी होगी? जितनी स्टैम्प ड्यूटी होगी ना प्रॉपर्टी की, उतना ही टैक्स उस पर, उस अमाउंट पर टैक्स चार्ज हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी जो स्टैम्प ड्यूटी होगी प्रॉपर्टी की। ऐसे ही बच्चे कह रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन stamp duty value of such property as exceeds such consideration if amount of such। बच्चे ये स्टैम्प ड्यूटी वाले पॉइंट्स आप पढ़ लेना सारे खुद ही, ये सारे गिफ्ट के पॉइंट्स हैं, इजी हैं, क्योंकि अब हमें क्लास भी ओवर करनी होगी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या क्या होता है ये पढ़ लेना, ड्राइंग, प्रिंटिंग, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटीज, स्कल्पचर्स, बुलियन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे लगता है मुझे क्लास ओवर होने से पहले आपको बता देना चाहिए। कहता है कि जो ये सेक्शन है ना 56 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 10, वो इन केसेस पे अप्लाई नहीं होता। ये कौन सा सेक्शन की बात कर रहे हैं? देखो इस सेक्शन में ये हमें कौन कौन से पे टैक्स देना है, किस नहीं देना, ये सारी जो बातें हैं कह रहे हैं ये इन सब चीजों पे अप्लाई नहीं होता। किन किन पे अप्लाई नहीं होता? इन केस 11 केसेस पे। क्या कहता है कि अगर आपने किसी रिलेटिव से पैसा लिया है, मतलब उसने आपको गिफ्ट किया है, किसी रिलेटिव ने आपको पैसा गिफ्ट किया है। अब रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? वाइफ हो गई, हस्बैंड हो गया, भाई बहन हो गया, या स्पाउस का भाई बहन हो गया, है ना, या ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। आपके जो पापा मम्मी है उनके जो भाई बहन है वो भी, मतलब आपके मामा मासी बुआ वगैरह, ये सब भी किस में आ गए? रिलेटिव्स में आ गए। आपके ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स में आ गए, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव्स में आ गए। एनी लीनियंट असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उसके बच्चे, वो भी आ गए उसके अंदर, मतलब रिलेटिव में। एंड स्पाउस ऑफ द पर्सन, तो ये सब कुछ क्या है? आपका रिलेटिव है। तो कहता है कि रिलेटिव से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिला है, तो वो गिफ्ट आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। कहता है ऐसे ही अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, मान लीजिए मेरी शादी है या आप में से किसी की शादी है और आपकी शादी पे आपको पैसा मिलता है, मतलब आपने देखे ना शगन के लिफाफे रिलेटिव्स देके जाते हैं, तो वो जो आपको शगन के लिफाफे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, वो आपके
टैक्सेबल नहीं होंगे, उस पर टैक्स नहीं देना होगा आपको। वो वैसे तो मैंने आप कहोगे कि मैम आप हमारे क्वेश्चन करते हुए बताया था आपको कि रिलेटिव्स जब हमारे को कुछ देते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। दूसरी बात, शादी पर हमारे को चाहे रिलेटिव दे चाहे नॉन रिलेटिव दे चाहे फ्रेंड भी दे, फ्रेंड ने भी अगर आपको शादी पे पैसे दिए हैं तो वो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आप कहोगे बट फ्रेंड जब हमें देता है तो उस पर आपने कहा था कि पूरे साल में अप टू 50,000 रुपए तक का कैश देता है तब तक तो टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा का देता है तो टैक्स लगेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपके रिलेटिव गलत बोल गई, फ्रेंड ने आपको 90,000 रुपए गिफ्ट कर दिए आपकी शादी पे तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना। बट बट अगर उसने आपको ये 90,000 रुपए शादी पे नहीं गिफ्ट करके आपके बर्थडे पे गिफ्ट करे होते तो आपको पूरे के पूरे 90,000 पे टैक्स देना पड़ता। कहते हैं अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अगर किसी ने विल करके आपके, जैसे राजेश खन्ना की जब डेथ हुई थी तो उसने अपनी वाइफ डिम्पल कपाड़िया के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, तो ऐसे केस में गिफ्ट कर दी थी उसने। तो जब ऐसे वे ऑफ विल से गिफ्टिंग होती है ना, तो गिफ्टिंग होने के केस में आपके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते और इसलिए जो अमाउंट गिफ्ट में आई है उस पर कोई टैक्स नहीं भरना। डिम्पल कपाड़िया ने कोई टैक्स नहीं भरा। इसमें बच्चे ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ लेना, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप खुद पढ़ेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, अब मैं डाउट्स ले रही हूँ फटाफट से क्योंकि फिर हमें क्लास ओवर करनी है। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ बच्चे। दिव्यांशी खंडेलिया ने बोला है मैम प्लीज कुछ थ्योरी का भी बता दीजिए। बच्चे ये सारी थ्योरी तो डिस्कस करी है, आज आपसे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करें, बाकी सारा थ्योरी डिस्कस किया है मैंने। और थ्योरी आपको पता ही है कि इनकम टैक्स में इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे एक चीज आप सुन लीजिए, आज की क्लास आपकी पूरे दिन अवेलेबल है। आप अपने यहाँ पर MS टीम्स पे दोबारा देख सकते हैं आज की क्लास को, पूरे दिन में कभी भी आप खोल के दोबारा देख सकते हैं आज की क्लास को। एनॉनमस ने बोला है कि मैम बच्चे अपने नाम से अकाउंट बनाए, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आपको ये बात, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। पता नहीं चलता ना कि किस बच्चे का डाउट है, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ बच्चे, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनॉनमस ने बोला है मैम गिरीश आहूजा सर की बुक में जो टॉपिक हमें करने हैं वो टॉपिक्स बता दो। तो बच्चे आप अपना सिलेबस निकालो अपना DU की वेबसाइट से और वहां पर देख लो जो जो टॉपिक्स उसमें लिखे हैं वो सारे आपको करने हैं। बट या फिर भी हमारी जो गाइडलाइंस आई हैं हमारे को कि इनकम टैक्स के केस में क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को करने हैं कौन से नहीं करने, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में या तो मैं आपको चैट बॉक्स वगैरह पे शेयर कर दूंगी या आपको वैसे भेज दूंगी, डोंट वरी। स्वीटी कुमारी बोल रही है मैम आपने लास्ट क्लास में बोला था कि हमें गिरीश आहूजा बुक से जो टॉपिक्स करने आप बताओगे। हाँ बच्चे, गाइडलाइंस आई हुई है ना, वो मेरे को बताने थे, मैं आपको भेजती हूँ, मतलब किसी वे से मैं देखती हूँ। वन ड्राइव पे तो अपलोड नहीं कर सकते हम, आप लोगों से कनेक्ट करने का और कोई वे आउट तो नहीं है मेरे पास। मेरे को अगर आपको भेजना है तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं है, मैं सोच रही हूँ चैट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में आपको भेज देती हूँ। मेघा जोशी ने पूछा है कि मैम एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन सी होती हैं। बच्चे एग्जेम्प्टेड इनकम्स वो होती हैं जिन पर हमारे को टैक्स नहीं भरना होता। अमित गुप्ता पूछ रहा है कि मैम क्या आप SOL की बुक से टीच कर रहे हो, प्लीज बताओ। नहीं बच्चे, मैं SOL की बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, CA की बुक से पढ़ा रही हूँ।
ऋतिका ने पूछा है मैम यदि 50,000 क्रॉस करने के बाद टैक्स लगेगा, पर क्वेश्चन में तो 5,000 पर टैक्स लगाया है, क्यों? ऋतिका मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दोबारा चेक करा देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऋतिका आपका ये डाउट था ना कि इस फ्रेंड ने गिफ्ट करा था बर्थडे पे 5,000 रुपए, तो इस पे क्यों उसको टैक्स भरना पड़ा, जब मैंने कहा था कि लिमिट 50,000 की है, कि 50,000 तक अगर कोई फ्रेंड गिफ्ट करता है तो उसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बच्चे इसलिए क्योंकि सारे फ्रेंड्स की लिमिट, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सब मुझे पूरे साल में मिला के अगर 50,000 तक का गिफ्ट करते हैं तो मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट करते हैं तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने ये वाला फ्रेंड की भी इंक्लूड कर ली और बाकी की भी तो इंक्लूड कर ली ना हमने, वुड बी इन लॉज जो थे। फ्रेंड फ्रेंड का मतलब ये एक तो फ्रेंड भी हो गया और बाकी के भी हो गए। मैंने, मेरा कहने का मतलब था नॉन रिलेटिव, जो मैंने उस वक्त आपको टर्म यूज करी थी समझाते हुए, नॉन रिलेटिव जो आपको गिफ्ट करता है। एक होता है रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है मैंने बता दिया। जो एक नॉन रिलेटिव होता है, चाहे उसमें फ्रेंड आए, चाहे वुड बी इन लॉज आए, चाहे पापा के फ्रेंड आए, चाहे कोई भी आए, जो जो आपके नॉन रिलेटिव होता है, उनके लिए लिमिट होती है 50,000 रुपए साल की, कि वो अप टू 50,000 आपको गिफ्ट कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो तब तक तो मतलब सब लोग मिलके से मतलब कि मेरे मान लीजिए पापा के फ्रेंड ने कुछ मुझे दे दिया, मेरे वुड बी इन लॉज ने कुछ दे दिया, कुछ मेरे बर्थडे बर्थडे वगैरह को दे दिया, तो ऐसे करके जो बर्थडे पे मेरे फ्रेंड ने दे दिया, तो उन सबका मिला के जो निकलता है ना बच्चे, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो 50,000 लिमिट है। अब हम ये देख रहे हो ना यहाँ पे 5,000 तो बर्थ फ्रेंड ने दिया, और जो फादर थे उस उनके दोस्त ने दिया 21,000 रुपए, तो टोटल मिला के अभी क्या हुआ, 21,000 प्लस 5,000 26,000 हो गए। और वुड बी इन लॉज ने गिफ्ट दे दिया 1,11,000 का, तो 1,11,000 में हम 26,000 ऐड कर देंगे, तो बच्चे जितना आएगा वो ऑब्वियसली 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है। तो इसीलिए पूरे साल में, क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है, इसीलिए हमारे इस वाले 5,000 पे टैक्स हमें भरना पड़ा। आई होप रितिका आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। सुष्मिता जैना ने बोला मैम रिलेटिव्स को छोड़ के बाकी सब पे अदर सोर्सेज पे टैक्स लगेगा। हाँ बच्चे लगेगा। वेदांत ने पूछा है मैम डिविडेंड्स एग्जेम्प्ट क्यों होते हैं। बच्चे ये तो मैं नहीं बता सकती कि एग्जेम्प्ट क्यों होते हैं, ये तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने हमारे को ये रूल दिया है, डिसाइड किया है कि एग्जेम्प्ट होते हैं। सुष्मिता ने पूछा मैम ये एसआईटी क्या होता है। ये स्टॉक इन ट्रेड होता है बच्चे, और जीआईटी तो मैंने कहीं पे नहीं पढ़ाया आपको। यश पूछ रहे हैं मैम पीजीबीपी क्या होता है। बच्चे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को कहते हैं हम पीजीबीपी। मुस्कान ने पूछा मैम आप जो एक्सप्लेन कर रही हो वही एग्जाम से रिलेटेड आएगा। तो बच्चे जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप बाकी का छोड़ के जाओ, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो भी आप पढ़ के जाओगे, क्योंकि आप पेपर कहीं से भी सकता है, तो हम कहीं से भी कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे छोड़ने का।
अमित ने पूछा मैम पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है बच्चे, ये आपके सैलरी चैप्टर का पार्ट होता है, बट क्योंकि हमारे को एसवाई में तो क्लास बहुत कम मिलती है, हर चैप्टर के लिए सिर्फ एक क्लास मिलती है, क्योंकि 13 क्लासेस मिली है सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, तो हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए। ये आपको अभी गूगल करके या कैसे भी आपको समझना पड़ेगा, या खुद पढ़ेंगे, आप बुक से पढ़ेंगे, नॉट गूगल, एक्चुअली बेटर है आप बुक से पढ़ेंगे, ये तो आपको समझ आएगा, क्योंकि सैलरी चैप्टर एनीवेज आपको बुक से पढ़ना है, वहां पे आपका ये पीपीएफ का कवर हो जाएगा टॉपिक। पॉइंट इज दिस, यहाँ पर इतना बड़ा टॉपिक समझाया नहीं जा सकता अनदर 1 मिनट में। वेदांत क्या पूछ रहा है कि मैम एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? बच्चे जितना मेरे को आइडिया है आपके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, वो आप कंफर्म कर लेना कहीं से। एनॉनमस ने पूछा है मैम इनकम फ्रॉम सबलेटिंग प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में लगेगा। अमित कह रहा है मैम क्लास आप डेली बेसिस पे लो क्योंकि एग्जाम नहीं आ रहा है। बच्चे ये मेरे हैंड्स में नहीं है, हमारे को सिर्फ 13 क्लासेस का शेड्यूल दिया गया है, हम आपको सिर्फ 13 क्लासेस ही दे सकते हैं इन टोटालिटी, और उन क्लासेस में मतलब हमारे को शेड्यूल दिया गया है कि हफ्ते में 3 दिन होंगी, और जिन जिन डेज पे होंगी डेट्स दी गई हैं, उन्हीं दिनों में क्लासेस हो सकती हैं, हम रेगुलर ले नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। अमित गुप्ता ने पूछा मैम डीम्ड डिविडेंड्स क्या होते हैं? डीम्ड डिविडेंड्स होते हैं बच्चे जो डिविडेंड्स है नहीं, पर उन्हें माना जाएगा कि वो डिविडेंड इनकम है। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, माना जाएगा। चलिए बच्चे, अब हम फर्दर में डाउट्स और नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आपके बहुत देर से डाउट्स ले रही हूँ, हमारे को 10 मिनट से ज्यादा डाउट्स लेना अलाउड नहीं है, तो आई जस्ट क्लोज द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप स्टडिंग, टेक केयर। थैंक यू मैम।